आज का लेक्चर जो है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस के उस पार्ट को डील करता है जो जिसके के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस बनी है, ठीक है, दैट इज इंटरपोलेशन। तो इसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरपोलेशन दरअसल है क्या, किस तरीके से होता है, कितने तरह के होते हैं। ये पूरी सीरीज़ है, तो नेचुरली एक छोटा सा हिस्सा इस लेक्चर में आएगा, लेकिन इसके आगे भी हम इसी इंटरपोलेशन को इन डेप्थ जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पार्ट को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि इंटरपोलेशन दरअसल है क्या चीज़, इंटरपोलेशन कहते किसे हैं। तो क्लियर कट जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इंटरपोलेशन जो है वो प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग अननोन वैल्यूज है। मतलब जो कि ऐसी वैल्यूज जो हमें नहीं पता हैं, और वो वैल्यूज जो हमें नहीं पता हैं वो हैं कहाँ पे दरअसल, वो दरअसल उन वैल्यूज़ के बीच में हैं जो वैल्यूज़ हमें पता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे ये मैं कहता हूँ ये कोई ग्राफ है, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो हम y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, नॉर्मली हम कोई ग्राफ खींचते हैं तो ये कंटिन्यूअस होता है हमेशा ही, कि ये यूँ करके कोई ये ग्राफ हुआ, इस तरीके से होता है। इसमें हमको हर वैल्यू, हर x के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू का पता होता है इसके अंदर हमें। तो यहाँ तो हमें पता है, लेकिन यदि हम ये कहें कि हमें नहीं पता हो इस चीज़ का, कि या यूँ कह लें कि हमें ये जो फंक्शन जो दिया हुआ है ये दरअसल एक डिस्क्रीट फंक्शन है। डिस्क्रीट फंक्शन मतलब मैं कहता हूँ कि जैसे ये मैंने इसको कहा मेरे को यहाँ वैल्यू पता है, यहाँ वैल्यू पता है, यहाँ वैल्यू पता है, यहाँ वैल्यू पता है और यहाँ वैल्यू पता है, ठीक है। यानी कि ये x का कोई मान है यहाँ पे, x इज इक्वल टू एक्स के, और उस पर मुझे y की वैल्यू y इज इक्वल टू वाई के मुझे पता है, राइट। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको इस जगह पर वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर भी वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पर भी वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पर भी पता है, यहाँ पर भी पता है, यहाँ पर पता है। तो मैं इस वैल्यूज़ को जो निकालता हूँ उस निकालने के तरीके को इंटरपोलेशन कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से हम एक्स्ट्रापोलेशन की अगर बात करते हैं तो एक्स्ट्रापोलेशन में और इंटरपोलेशन में एक डिफरेंस आ जाता है। एक्स्ट्रापोलेशन भी अननोन वैल्यू निकालने का ही तरीका होता है, लेकिन एक्स्ट्रापोलेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो सेट ऑफ वैल्यूज़ होते हैं, यानी कि ये x के कॉरस्पॉन्डिंग y है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है सपोज, और हमसे पूछा गया है, आपने देखा यहाँ पर हमको जो सेट ऑफ वैल्यूज़ दे रखी हैं वो एक तरफ हैं, और जो हमको वैल्यू निकालनी है वो उनकी एक साइड में है, मतलब उस डाटा रेंज से बाहर है, दैट इज़ बियॉन्ड द रेंज ऑफ योर डाटा सेट। तो जब ऐसा होता है तो हम जो मेथड्स काम में लेते हैं वो एक्स्ट्रापोलेशन मेथड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जो इन चीज़ों के लिए या इस काम के लिए अंतर्वेक्षण इसको बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम होता है अंतर्वेक्षण। मैं आपको बता दूं तो अंतर्वेक्षण के लिए जो बेसिक नेसेसिटी होती है डाटा की, वो क्या होती है? तो वो जो होती है, सबसे पहली बात जो है, डाटा जो है वो आपका रिप्रेजेंटेड होना चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल से। हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके का डाटा हो, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पॉलिनोमियल वो बना ही पाएँ, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेटेड पॉलिनोमियल बना पाएँ और उस डाटा को उस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएँ। कहने का मतलब ये है कि जैसा कि मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके ही बताया था आपको पहले भी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मेरे पास कोई डाटा है, ये डाटा है मेरे पास, ठीक है। तो नेचुरली मैं इस डाटा को आपस में, इस डाटा सेट को मिलाने की कोशिश करूँगा, तो ये अंततः कोई कर्व है जिसको हम y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, और ये कोई पॉलिनोमियल है अगर, है ना, तो इसको अगर किसी पॉलिनोमियल के रूप में लिखा जा सके तो सबसे ज़्यादा सही बात होगी, और ये डाटा तब हम आसानी से इंटरपोलेट कर पाएंगे, ठीक है।
नेचुरली पॉलिनोमियल के रूप में लिख पाएंगे तो वो एक कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा, और कंटिन्यूस ग्राफ का मतलब ये होगा कि x की हर एक वैल्यू के लिए देयर मस्ट बी सम y इज इक्वल टू fx। सो अगर उसको अप्रॉक्सीमेट कर पाते हैं किसी सर्टेन डिग्री तक पॉलिनोमियल के रूप में, तो हमारे पास डाटा जो है वो एक अच्छा डाटा है। सेकेंड थिंग, फंक्शन मस्ट बी आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल। ये जो फंक्शन है ना, ये या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए, यानी कि उसका जो फंक्शन का जो तरीका है या जो डाटा है उसका जो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का होना चाहिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर का, इराटिक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक ये एक्स और वाई डाटा अगर है ना, ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है, एक तो पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, और पांचवा फिर यहाँ पर है। अजीबोगरीब सा, मतलब आप जिसमें अनुमान ही नहीं लगा पाओ कि कहाँ बढ़ रहा है और कहाँ घट रहा है। ठीक है, यहाँ तो इस तरीके की चीज़ अगर होती है तो हमारे पास जो भी इंटरपोलेशन हम करेंगे उस इंटरपोलेशन में उतना ही ज़्यादा एरर आएगा। अगर इस तरीके का डाटा है तो वो इट लीड्स टू एरर, और वो एरर बढ़ती चली जाएगी जितना खराब डाटा होगा। ठीक है, और दूसरी बात, जो फंक्शन है या जो भी कुछ डाटा है हमारा, इट मस्ट नॉट अटेंड एनी रैंडम इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेंज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बिल्कुल रैंडम, जैसा कि मैंने अभी बोला है ना, एक प्रॉपर इंक्रीजिंग या प्रॉपर डिक्रीजिंग होगा तो ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज बिल्कुल अगर इरेटिक बिहेवियर होगा उस डाटा का तो वो हमको एरर देगा हमेशा, वो हमको कभी भी सही रिजल्ट्स नहीं देगा। काफ़ी सारे इसके अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे सबसे पहला और सबसे जिसे कहें सबसे ही बहुत ही क्रूड जिसे बोलते हैं, बिल्कुल बेसिक जिसे मेथड की बात करूं तो वो मेथड होगा ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड जो है उसके अंदर हम हमेशा ही जिस तरीके से काम किया जाता है, आप देखिए, एक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, या जिस भी तरीके का डाटा दिया हुआ हो, जिस तरीके के कोऑर्डिनेट एक्सिस हम काम में ले रहे हो, ठीक है, और ये हमारे पास डाटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, ठीक, और बीच की वैल्यू जिस पर हमको एक्स के पर हमको यदि डाटा चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए, तो इस जगह पर ये वैल्यू हम निकाल लेंगे उसको नाप के, और जो ये वैल्यू आएगी वाई की ये वाई के ये वैल्यू हमारी इंटरपोलेटेड वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हमारा ग्राफिकल मेथड है। इसके बाद एक होता है मेथड ऑफ कर्व फिटिंग। मेथड ऑफ कर्व फिटिंग और ग्राफिकल मेथड दोनों लगभग एक जैसे मेथड है। मेथड ऑफ कर्व फिटिंग में सिर्फ अंतर इतना सा है कि इसके अंदर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमको अलग अलग पॉइंट्स पर डाटा दिया हुआ है। तो ये मान लीजिए, इसको मैं अगर अप्लाई करता हूँ तो ये इस तरीके से कोई कर्व बनती है, और ये कर्व मैं निकालने की कोशिश करता हूँ कि ये कर्व दरअसल है क्या, और इसको एक पॉलिनोमियल के रूप में रखने की और निकालने की कोशिश करता हूँ। तो दरअसल मैंने इसमें किया क्या, मैंने y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के रूप में एक कर्व निकाली और उस कर्व के ऊपर इस डाटा को फिट किया, यानी कि वो डाटा जो है वो इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, इस तरीके की कोशिश करी, या तो सेटिस्फाई कर रहा है या अप्रॉक्सीमेटली सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि हर एक x के मान के लिए मैंने यहाँ पर अगर वैल्यू रखूँ तो y का मान जो आता है उसके लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है, यानी वो रूट ऑफ द इक्वेशन है, ये आना चाहिए। तो फिर मैं मेथड ऑफ कर्व फिटिंग इस्तेमाल में ले सकता हूँ। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, और अभी हम जिसके बारे में पढ़ेंगे, वो मेथड है यूज़ ऑफ कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। तो कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस के मेथड को हम यूज़ में लेते हैं तो हमारा जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आने की संभावना रहती है। तो कैसे रहती है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला है ये, या मेथड जिसे हम बोलें, वो न्यूटन ग्रिगोरी ने दिया है। न्यूटन और ग्रिगोरी ने अलग अलग दिया, अलग अलग टाइम पर दिया, तो ये न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कहलाता है। तो इसके अंदर किस तरीके से इसको हम डिराइव करते हैं या रिड्यूस करते हैं, इसको हम देखते हैं। सो देखिए,
न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला जो है, इसके अंदर मान लीजिए x की वैल्यूज दी हुई है मुझे a पर, a प्लस एच पे, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h बढ़ती हुई क्रम में, और a प्लस nh। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप x की वैल्यूज बढ़ती हुई हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x जो मुझे दिया हुआ है उसकी वैल्यूज भी मुझे पता है। a पर f a, y a प्लस h पे f a प्लस h, a प्लस 2h पे f a प्लस 2h, इसी तरीके से f a प्लस 3h और f a प्लस nh। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि इसको अगर मैं एक पॉलिनोम n डिग्री के पॉलिनोमियल के रूप में लिख सकूँ, तो मैं एक ऐसा करता हूँ, एक पॉलिनोमियल मान लेता हूँ, उसको मैं कहता हूँ Pnx। और Pnx किस तरीके का है? a0 प्लस a1 x माइनस ए प्लस a2 x माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस है। आप देख रहे हैं ये जो फंक्शन है ये कुछ कुछ इस तरीके से माना गया है ताकि इसको फैक्टोरियल के रूप में लिखा जा सके। यहां पर इसको फैक्टोरियल के रूप में अगर लिख पाएंगे तो आपको पता है इससे फ़ायदा क्या होता है। यदि हम उसका फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं किसी फैक्टोरियल का, है एक्स फैक्टोरियल के निकालते हैं, तो क्या आता है दरअसल के एक्स फैक्टोरियल के माइनस 1 ऐसी होता है। यानी कि हम जब भी फैक्टोरियल नोटेशन में व्यक्त करते हैं तो उसके अगर डिफरेंसेस निकालने की कोशिश करते हैं तो मैथमेटिकली हम उसके डिफरेंसेस रिलेटिवली आसान तरीके से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल की बात हुई। और ये जो कांस्टेंट्स हैं, इन कांस्टेंट्स की वैल्यू हमको निकालनी होगी। नेचुरली जब हम फैक्टोरियल नोटेशन में बदलते हैं तो हमने किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में बदलने का तरीका हमने देखा था। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन के रूप में मान लेते हैं और उस फंक्शन से उसकी तुलना करते हैं। तो हम ये जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। उसमें Pna की वैल्यू fa है, Pna प्लस h की वैल्यू fa प्लस h है, इसी प्रकार से Pna प्लस nh की वैल्यू fa प्लस nh है। ये हम मान लेते हैं, यानी कि ये पॉलिनोमियल इस प्रकार से दिया हुआ है कि ये पॉलिनोमियल fa से तुलना करने पर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इस फंक्शन से उसको तुलना इस प्रकार से की जा सकती है। और इस प्रकार से तुलना करने से हमारे पास जो कांस्टेंट्स हैं a के वो उनकी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं। ये हम देखते हैं। तो चलिए करते हैं इस काम को। मैंने x इक्वल टू a पुटअप किया, x इक्वल टू a पुटअप किया तो fa इक्वल टू a0 आया। ध्यान से देखिए, x इक्वल टू a पुटअप किया तो यहाँ पर fa लिख सकता हूँ क्योंकि Pna इक्वल टू fa है। तो fa इक्वल टू a0 प्लस यहाँ पर सब जगह पर x माइनस ए एक जरूर फैक्टर है, हर बार एक फैक्टर है कि नहीं। इसका मतलब इसकी बाकी सब टर्म्स खत्म हो जाएंगी और मेरे पास क्या बचेगा, a0 इक्वल टू fa, राइट। सो a0 इक्वल टू fa आ गया। अगर a प्लस h रखता हूँ तो एक टर्म पहली आ जाएगी और एक टर्म उसके बाद वाली आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद वाली में भी ध्यान से देखिए आप क्या होगा। एक टर्म तो a0 आएगी, एक टर्म ये आ जाएगी क्योंकि a प्लस h रखा है तो यहाँ पर h बन जाएगा। और यहाँ पर a माइनस h एक हर बार आ रहा है, a माइनस h हर बार आ रहा है इसके बाद सारे वाले में। तो सारी तीसरी से लेकर और आगे की जितनी भी टर्म्स हैं सब खत्म हो जाएंगी। तो इसका मतलब a प्लस एच रखूंगा तो fa प्लस h इज इक्वल टू a0 प्लस h a1। इससे a1 की वैल्यू आ जाएगी fa प्लस h माइनस fa अपॉन h, दैट इज डेल्टा fa अपॉन h। करेक्ट। इसी तरीके से fa प्लस 2h में रखूंगा और a2 की वैल्यू आ जाएगी डेल स्क्वायर fa अपॉन 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरीके से चलता चला जाऊंगा तो an की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी डेल्टा टू द पावर n fa अपॉन n फैक्टोरियल h टू द पावर n, राइट। तो इसका मतलब ये है कि fx की वैल्यू जिसको कि मैं इस पोलिनोमियल के रूप में रखना चाहता हूँ उसको मैं रखूँ तो मेरे पास ये a0 रखा मैंने एक्सपेंशन के अंदर, सब वैल्यूज रखता जा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। जो एक्सपेंशन में a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, इन सब की वैल्यू रखता चला जा रहा हूँ। तो ये a0 की वैल्यू रखी,
फिर A1 की वैल्यू रखी, फिर A2 की वैल्यू रखी एंड सो ऑन, ये AN की वैल्यू रखी, ये आ गया हमारे पास। ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला, राइट। सो ये जो न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला है, इसके अलग अलग रूपांतरण भी हैं, अलग अलग और भी तरीके से हम इस न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूले को रख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पर u की वैल्यू x माइनस ए अपॉन एच रखते हैं, या यूँ कह लूँ कि x इजिकल टू ए प्लस यू एच रखते हैं, h तो उसका स्टेप है, u कोई भी नंबर है, u कोई भी नंबर हो सकता है, और a इसका पहला नंबर है, पहली वैल्यू है, ठीक है। तो x इजिकल टू ए प्लस यू एच हम रखते हैं अगर, तो एफ एक्स इजिकल टू पी एन एक्स इजिकल टू पी एन ए प्लस यू एच होता है। और फिर हम ध्यान से अगर देखें तो इस वाली वैल्यू में डेल्टा एफ ए अपॉन एच इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का मतलब क्या हो गया, यू एच, हुआ कि नहीं हुआ, तो यू, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे सारी टर्म्स में, और ये जो फार्मूला है इसमें u इंटू यू माइनस वन, यू इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू एंड सो ऑन, ये सब चीज़ हो जाएंगी। ये किसके लिए है, ये ध्यान रखिएगा, ये है h इजिकल टू 1 के लिए, यहाँ पर क्योंकि h हमने लिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो एफ ए प्लस यू एच इजिकल टू, फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आएगा, एफ ए यू फैक्टोरियल 1 डेल्टा एफ ए, 1/2 फैक्टोरियल यू फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ, 1/3 फैक्टोरियल यू फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब एफ एंड सो ऑन, 1/n फैक्टोरियल यू एन फैक्टोरियल डेल्टा टू द पावर n एफ ए। ये जो है एक्चुअल में फैक्टोरियल नोटेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी इस न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का एक फॉर्म है, ठीक है। सो ये न्यूटन ग्रेगोरी इंटरपोलेशन फॉर्मूला था। अब इसके आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स से इस न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं इसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।